नमस्कार साथियों, मैं विशाल। संवाद कार्यक्रम में आज हम भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक विनय सिंह जी के साथ हैं। विनय सिंह जी नासा के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और कई सारे शोध पत्र विनय जी के प्रकाशित हो चुके हैं। जैसा हमें विदित है कि 30 से ज़्यादा रिसर्च पेपर विनय जी के पब्लिश हो चुके हैं। विनय जी, आप भारतीय मूल से हैं और आपकी पैदाइश भारत में हुई है और आप भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले कई वर्षों से भारत में संघर्ष कर रहे हैं। विनय जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने भ्रष्टाचार ही विषय क्यों चुना और भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के माध्यम से आप भ्रष्टाचार के खिलाफ किस प्रकार अपनी जंग आप शुरू किए और कैसे आप इसको कर रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के माध्यम से। देखिए विशाल जी, जब मैं यूएस में काम कर रहा था तो छुट्टियों में मैं इंडिया आता था, अपने गांव जाता था और कई इंडिया के शहरों में जा कर के भी मैं थोड़ा अध्ययन करता था कि किस प्रकार से यहाँ कार्य होता है और भारत में प्रगति क्यों नहीं दिखाई दे रही है, विकास क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने अधिकारियों के कार्य करने की शैली को जांचा परखा, ठेकेदारों के कार्यशैली को जांचा परखा, नेताओं के कार्यशैली को जांचा परखा और बहुत सारे इनपुट हमने भारतीय नागरिकों से लिया और इस शोध के माध्यम से इस नतीजे पर पहुंचा कि जब तक इस भारत देश से भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, जब तक हमारे देश के नागरिक और हमारे जो भी अधिकारी हैं या जो भी सरकारी नौकर हैं वो ईमानदार नहीं होंगे, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा और हम विश्व गुरु कभी भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए जो है हमने शुरुआत की कि पहले जो है इस देश से भ्रष्टाचार ख़त्म किया जाए, एक ऐसा सिस्टम बने जिसमें सरकारी नौकरों में ये डर हो कि यदि एक भी पैसा खाएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। तो इस तरीके का डर और सज़ा का प्रावधान और इस तरीके की जांच एजेंसी हो जो कि स्वतंत्र हो, मिला करके हम यदि सिस्टम बनाते हैं तो शायद हम बहुत जल्द ही तरक्की के रास्ते पे बढ़ सकते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार रहे हैं और आपने 30 देशों में रिसर्च किया करप्शन को लेके। भारत में आप इसको किस रूप में देखते हैं, जबकि आपको पता है कि भारत में वर्तमान जो मीडिया है और जो वर्तमान परिवेश है, जहां मुझे लगता है कि बादल हैं, कहना भी बहुत सोचने वाली बात है। इस समय का जो मीडिया या जो भी सिस्टम वर्तमान में भारत का दिखाई दे रहा है, आप अपनी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसे किस स्तर पे देखते हैं और आगे का आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं ये बता दूं और नागरिकों को, देश के नागरिकों को ये समझना पड़ेगा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। यदि हम केंद्रीय सतर्कता आयोग का रिपोर्ट देखते हैं पिछले कई सालों का, तो उसमें ये दिया गया है कि हमारे देश के 85% सरकारी नौकर भ्रष्ट हो चुके हैं और 15% नौकर जो है भ्रष्टाचार के कगार पे हैं। और जितनी हमारी यहाँ की लीडरशिप है, नेतागण हैं, वो तो 99% भ्रष्ट हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता है कि किस तरीके से सरकार बनाई जाए और सरकार बनाने के लिए विधायकों की या सांसदों की जीत सुनिश्चित की जाए। और उसमें इतना धन लग रहा है कि उस धन को और कोई तरीका नहीं है कि उस धन को जो है कमाया जा सके। सिर्फ भ्रष्टाचार के माध्यम से जो भी विकास का धन है लूटपाट करके उसी माध्यम से पैसा आता है और पैसे से सत्ता आती है, फिर सत्ता से पैसा, और देश का विकास कुछ भी नहीं होता है। तो हम जो है इस विषय में भारत के बहुत सारे सांसदों और विधायकों से एक एक करके मिल करके हम उन्हें यहाँ की समस्या को बताना चाहते हैं, ताकि
उनके समझ में जैसा कि आए। आपने बताया कि आप भारत के नेताओं से मिल रहे हैं, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं, एमएलएज हैं, विधायक हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, आप बलिया मूल के हैं, बलिया के गांव से आते हैं। आपको क्या लगता है कि भारत में जो चुनाव है और वर्तमान में जो राजनेता आपको भारत में दिखाई देते हैं, आपको क्या उम्मीद दिखाई देती है भ्रष्टाचार को लेके, और इस जो लूट है, जहां आपदा में भी लोग अवसर की तलाश कर रहे हैं। हर साल बलिया में बाढ़ आती है, पुल टूटते हैं, वो बढ़ता है और फिर वही पुनः स्थिति आ जाती है। सड़कें बनती हैं, तुरंत अगले साल उसमें गड्ढे हो जाते हैं। गरीबों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, लोगों तक कानून पहुंच नहीं पा रहा है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा है। इन सब चीज़ों को किस तरह से आप देखते हैं और इनके लिए क्या, क्योंकि आप अमेरिका में हैं और अमेरिका एक महाशक्ति है, आप एक महाशक्ति जो देश है उसके नागरिक हैं, फिर भी आप भारत की चिंता कर रहे हैं, तो किस रूप में आप देख रहे हैं ये जो लूट तंत्र है उसे? देखिए, हमने जो है 30 देशों में जा कर के प्रजातंत्र के ऊपर हमने अध्ययन किया है। जब हम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार थे, तो उस समय मुझे यह कार्यभार सौंपा गया था कि ये देखना है कि जो प्रजातंत्र है वो कितना कारगर है। तो हम जब इन देशों की अध्ययन किए, इनके प्रजातांत्रिक सिस्टम की, तो हमें जो है साफ तौर पे दो चीज़ें समझ में आई और उस रिसर्च पेपर के माध्यम से हमने वो रिपोर्ट भी सौंपी है, जिसमें मुझे ये लग रहा है कि प्रजातंत्र जो है अब वो धनतंत्र बनता जा रहा है। जो जनतंत्र है वो धनतंत्र बनता जा रहा है, क्योंकि जिस देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है, उस देश में तो पूरा धनतंत्र बन गया है। उसमें भारत आता है, जहाँ पे आप जो है हमारी जनता मुद्दों पे वोट दे, किसी विधायक को जिताए, लेकिन वो विधायक जो है बिकने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से धन के बूते पे खरीद लिया जाएगा, तो प्रजातंत्र तो रह ही नहीं गया है। और वो देश जैसे अमेरिका और यूरोप के कुछ देश हैं जहाँ पे करप्शन, एंटी करप्शन की फुल प्रूफ व्यवस्था है, लेकिन वहाँ भी अब चुनाव इतना महंगा है कि जो साधारण मीडियम क्लास की फैमिली है वो जीतने का सोच भी नहीं सकती है। वहाँ भी मोस्टली जो है व्यवसायी और बहुत पैसे वाले ही जो है चुनाव जीतने में सक्षम हो कर के जो है वहाँ के सदन में पहुँचते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि विदेशों में भी पैसा ही अब भारी हो गया है और पावरफुल लोग, पैसे वाले लोग ही सत्ता में जा रहे हैं। भारत में आपको जैसा कि मालूम है कि कानून जो बनता है वो हमारी लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा पास होता है और फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। और जैसा आप बता रहे हैं कि नेता अगर बिके हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? क्या सुझाव हैं आपके? देखिए, हमें भारत की व्यवस्था जो है ऐसी हो गई है और लोगों के मन में इतना भ्रष्टाचार को लेकर के ये सोच रहे हैं भ्रष्टाचार यहाँ पे कोई मायने नहीं है। जैसे यदि कोई कानून पास होता है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम देखते हैं कि जैसे पराली जलाने पर भारत सरकार कानून बना रही है, तो पराली जलाने का कानून बनेगा तो इस पे जो भी सांसद हैं या जो भी इस कानून को ला रहे हैं, उनके दिमाग में ये है कि ये कानून 100% लागू होगा। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जो सिस्टम वो चला रहे हैं उस सिस्टम में जो है भ्रष्टाचार इतना लिप्त हो गया है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है लागू ही नहीं हो पा रहा है। यदि पुलिस या जो भी अधिकारी इस कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए जाते हैं, तो वो इसको जो है एक साधन बना लिए हैं पैसा उगाहने का, क्योंकि वो लागू नहीं करते कानून को, वो जा कर के पैसे लेते हैं और
जो हो रहा है उसको होने देते हैं। तो इस तरीके से इस कानून का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल पराली जल रहा है, धुआं हो रहा है और देश बर्बाद हो रहा है, और जो पैसे उन पे फाइन के रूप में किसानों से आना था वो हमारे भ्रष्ट सरकारी नौकर लेते जा रहे हैं। तो इस तरीके से इस कानून का क्या फ़ायदा, क्यों कानून बनाया जा रहा है जब ये लागू ही नहीं होता। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भ्रष्टाचार के वजह से जो है न यहाँ पे कानून लागू होगा, न लोगों को न्याय मिलेगा, और मोस्टली यहाँ के जो भी पैसे वाले हैं, अधिकतर 25 से 30% लोग पैसे के बल पे कानून को खरीद ले रहे हैं। तो भारत, हमें लग रहा है कि जब तक 100-200 सालों के बाद ही जब तक ईमानदार नेता हमारे देश में पैदा नहीं होंगे तब तक हमारे देश का हाल यही रहेगा, और हमें हज़ारों सालों तक भी हम इस सिस्टम में विकास करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अमेरिका तक नहीं पहुंच सकते हैं। जैसा कि आपकी किताब समता समाज आश्रम की आप बात करते हैं अपनी किताब के माध्यम से, जो आपकी नई बुक आई है, और आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाना है, सबको सुखी बनाना है। विनय जी, भारत को लेके ये आपकी सोच कैसे आपके अंदर आई? आप तो अमेरिका में बहुत आराम से, यहाँ धूल धक्कड़ प्रदूषण, भारत की राजधानी में पोल्यूशन का लेवल आप देख रहे हैं कि यहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल है। तो किस तरह, और आप इतना समय अपने कीमती टाइम को भारत में दे पा रहे हैं, वर्तमान में भी आप अपने गांव को समय दे रहे हैं। तो क्या आपको ये सब देख के, जो हालात हैं भारत के, आपका मन क्या करता है कि कैसे आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, और आने वाले भविष्य में भारत के युवाओं से क्या आप अपील करना चाहेंगे? जो नई पीढ़ी है वो किस तरह से आपके इस अभियान में आए और आपका साथ दे? क्या आप अपने भारत देश के बारे में के नागरिकों को कहना चाहेंगे? देखिए, जब मैं अमेरिका से भारत आता हूँ तो मैं शहरों और गांव में जा कर के जो है समय बिताता हूं और यहाँ के लोगों की तकलीफ़ों को समझता हूं। मैं कुछ शहरों में, जैसे बम्बे, दिल्ली ले लें, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, मैं उनकी तुलना करता हूं तो अमेरिका के लोगों से, तो हम देखते हैं कि उससे बेहतर जो है अमेरिका के जानवर हैं। जो हमारी वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हम देखे हैं, नंगे बच्चे और गंदे बच्चे जो हैं रहते हैं, और वो गंदगी में से ही कुछ मिल जाता है तो खाते पीते हैं। तो ये देखकर जो है हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है भारत में। क्या भारत वास्तव में दो भारत है, एक पैसे वालों के लिए और एक गरीब लोगों के लिए? अभी हाल ही में हम न्यूज़पेपर में अभी निकला है, कल या आज का ही है, जिसमें ये दिया है कि हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा अनइक्वलिटी है, असमानता है। उसमें जो है 10% लोग जो भारत के ऐसे हैं जो पूरे भारत के 50% लोगों के बराबर उनका इनकम है, उतना कमाते हैं वो, और बाकी जो लोग हैं उनमें 13% ऐसे लोग हैं जो 50 नीचे की जो 50% लोग हैं, उनका इनकम जो है पूरे देश के इनकम का सिर्फ 13% है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें बंट गई है उसमें 30% लोग ऐसे हैं, मोस्टली समझ लीजिए, कि उनके पास जो है पूरे 70% लोगों के बराबर की कमाई है। तो इस तरीके से देश जो है गरीब और गरीब होता जा रहा है, धनी और धनी होता जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एक बार सरकारी नौकरी में चला गया उसमें 30% लोग हैं, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, सरकारी नौकर, कर्मचारी, प्रोफेशनल्स, कॉन्ट्रैक्टर, जो ये चाहते हैं कि सिस्टम में बदलाव ना हो, क्योंकि इस सिस्टम के माध्यम से उनका इनकम दिन दूनी रात चौगुनी होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए। और जो बाकी जनता है वो रोज़ जो है पिस रही है भ्रष्टाचार के वजह से, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, कई परीक्षाएं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बच्चे परीक्षा के बीच में से परीक्षाएं कैंसिल हो जा रही हैं, पेपर
बांटा जा रहा है। हरियाणा में नौकरियां, कमीशन की नौकरियां तक बिक रही हैं, जिनका एक रेट है, पर्चा है कि इतने पैसे दो और नौकरी पाओ। तो मैं इसलिए ये आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय युवाओं को आपका क्या संदेश होगा कि किस प्रकार वो अपने देश को, क्योंकि जैसा आप जान रहे हैं कि विगत हमारी सरकार तो महाशक्ति कहती है, अब तमाम ट्विटर से लेके हर जगह भारत के सीईओ के स्तर पे भारतीय पहुंच गए हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बन गया है। तो आप किस तरह से युवाओं को, ये एक तरफ तो ये लूट तंत्र और ये भुखमरी, लोग जहां काम कर रहे हैं उनको भी उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, समय से पैसा नहीं मिल रहा है, और सरकारें ये इस तरह से इंटाइटलमेंट जो बांटती है चुनाव के समय। तो आप क्या इसको देख रहे हैं, किस तरीके से जो ये वर्तमान में हो रहा है अपने, खास करके अपने उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में जा रहा है, आप क्या अपील करेंगे कि किस प्रकार वो, उनकी क्या भागीदारी है? देखिए, हम बहुत सारे बाबाओं से और नेताओं से सुनते हैं कि हम विश्व गुरु हैं या विश्व गुरु बनने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि विश्व गुरु बनने के लिए हर देश की जो भी नैतिक का एक पैमाना है, नैतिकता का पैमाना है, हर देश में जो है लोग जो काम कर रहे हैं मोस्टली सरकारी नौकरी में, तो जो डेवलप्ड कंट्री है और जहाँ पे जो है जीरो टॉलरेंस है करप्शन के अगेंस्ट, वहाँ की पब्लिक नैतिकता में आगे निकल गई है। और इस तरीके से हमारे भारत के लोग जो हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग जो वहाँ पे जा कर के वहाँ के नागरिक हो गए हैं और उस जीरो टॉलरेंस वाले एंटी करप्शन सिस्टम में जो है काम कर रहे हैं, तो उनको मौका मिल रहा है और वो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ बन जा रहे हैं। लेकिन उससे हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। विश्वगुरु बनना होगा तो हमारे देश का हर नागरिक को गुरु बनना पड़ेगा, और वो गुरु तभी बन सकता है जब वो भ्रष्टाचार मुक्त जीवन यापन करे। इसीलिए हमने समता समाज आश्रम का स्थापना किया है, जिसमें हम जो है जात पात को मिटाने का संकल्प लिए हुए हैं। क्योंकि यदि हम देखें तो हमारे जो भी धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, उन धर्मों की अधिकतर बातें जो है विज्ञान की कसौटी पे खरी नहीं उतरती हैं। और जो भी किताबें लिखी गई हैं वो मानव द्वारा लिखी हुई किताबें हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें हवा में फेंकी हैं जो विज्ञान के माध्यम से सिद्ध नहीं किया जा सकता। और विज्ञान इस नतीजे पे पहुंचा है कि न कुरान गॉड का किताब है, न जीसस क्राइस्ट गॉड के बेटे हैं, और न हमारा वेद पुराण किसी गॉड के मुंह से निकला हुआ है। ये सब बकवास की बातें हैं। विज्ञान के आधार पर इन सब कुछ को निरस्त किया जा चुका है। तो हमें अब जो है ये देखना है कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। और यदि आप विज्ञान के, विनय जी, जैसा कि आप लैमार्क और डार्विन की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भारत जैसे देश में पता है कि यहाँ धर्म का क्या महत्व है, और भारत की राजनीति जहाँ तक आज भी है, हम कोई भी आंकड़ा या कोई भी समीकरण देखेंगे तो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्हीं धर्म पे, ओबीसी और इन चीज़ों पे बटी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस चीज़ से भारत कैसे, मतलब ये जो धर्म का कारोबार या धर्म की राजनीति चल रही है, इससे कैसे भारत बाहर निकल पाएगा? तो इसीलिए हम जो है अपने युवाओं को, जो हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हैं जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, 4 या 5वीं क्लास में ही विज्ञान बता दे रहा है कि सूर्य से बेटा पैदा नहीं हो सकता है। इसलिए जो महाभारत में सूर्य से कर्ण को पैदा किया गया है तो वो नहीं हो सकता। और उसमें बताया गया है कि जो सत्यवती है, भीष्म पितामह या व्यास की माता सत्यवती है, वो मछली की पेट से पैदा हुई है। तो ये सब नहीं हो सकता, ये असंभव है। और कुरान में बोला है कि खुदा जो है खुदगर्ज हो गया है, वो काफिरों को मारने का आदेश दिया है जो खुदा की बात न माने। या क्रिश्चियनिटी में ये है कि जो है जीसस गॉड के बेटे हैं, जबकि बायोलॉजी में ये सिद्ध हो चुका है कि जब तक आदमी का वाई क्रोमोसोम औरत के एक्स क्रोमोसोम से नहीं मिलेगा तब तक बच्चा पैदा नहीं होगा।
तो ये सब विज्ञान जो है इन सब धर्मों को जो है झुठला चुका है। तो हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम जो है 2 तरीके का आंदोलन शुरू करेंगे। एक आंदोलन धर्म के खिलाफ, जो धर्म लोगों को एक दूसरे से खंड में बांट करके एक दूसरे के प्रेम को अलग कर रहा है, और दूसरा एंटी करप्शन, एक्चुअली फुल प्रूफ एंटी करप्शन सिस्टम लाया जाए, जिससे हमारे देश का एक पैसा भी जो है लूटपाट में न जाए और वो पैसा सही तरीके से सही जगह लगे और वो हमारे लोक सेवकों को ईमानदार बना दे, जिससे कि हम और देशों के नागरिकों से ज़्यादा ईमानदार बन जाएं जिस दिन, तो उस दिन हम विश्वगुरु बन सकते हैं। विनय जी बहुत ही ईमानदारी से अपनी बात को रख रहे हैं और उनकी सोच भारत को लेके बहुत ही अच्छी है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि खुद जैसा कि विनय जी भी बता रहे हैं कि यह लड़ाई 1 दिन 2 दिन की नहीं है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ विनय जी की लड़ाई बहुत लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है। हमें लगता है कि 100 साल भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि विज्ञान और धर्म की इस बहस को भारत में वो उचित स्थान नहीं मिला हुआ है, वो क्रेडेंशियल नहीं है जो और विकसित देशों में है। तो बहुत ही अच्छी आपकी सोच है विनय जी, और हम उम्मीद ये करेंगे कि भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के माध्यम से जो अलग आप भारत में जगा रहे हैं, भारत के गांव में जगा रहे हैं, भारत के नेताओं के साथ मिल रहे हैं, भारत के कई न्यायपालिका के लोगों के साथ मिल रहे हैं, जजेस के साथ मिल रहे हैं, ये लड़ाई आपकी जारी रहे, हमारी शुभकामनाएं हैं। और संवाद के अगले एपिसोड में, अगले कार्यक्रम में हम फिर कुछ बातें करेंगे, कुछ मुद्दों पे, वो धर्म से भी संबंधित होंगे, राजनीति से भी संबंधित होंगे। हम फिर मिलेंगे जल्दी विनय जी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।